हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो हमारे इस चैनल में हम यूपीएससी 2020 के एग्रीकल्चर सेक्टर के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे। चलिए उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये उस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च क्या है। तो यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है जो 16 जुलाई 1929 में 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत की गई है। ICAR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह संस्था बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा समन्वय के मार्गदर्शन तथा प्रबंधन का कार्य करती है। और इन कार्यों के लिए 101 ICAR संस्थान देश भर में खोले गए हैं तथा 71 कृषि विश्वविद्यालय भी इससे जुड़े हुए हैं। और यह ICAR विश्व के सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि व्यवस्थाओं में से एक है और हमारे देश की राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए अब ICAR के बाद जानते हैं कि कृषिगत लागत और मूल्य आयोग क्या कार्य करता है, जिसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस भी कहा जाता है। और इस CACP का कार्य सरकार को 23 फसलों के समर्थन मूल्य में सलाह देना होता है। यह प्रतिवर्ष अलग अलग वर्गों की जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, गन्ना, कच्ची पटसन और कपास, इन 5 फसलों की मूल्य नीति रिपोर्ट्स अपनी अनुशंसाओं के रूप में सरकार को देते हैं। मतलब भारतीय फसलों की MSP डिसाइड करने में इस कमीशन का सबसे बड़ा योगदान होता है। चलिए अब जानते हैं इस साल का करंट अफेयर भूमि जियो पोर्टल के बारे में। तो इसे ICAR के अंतर्गत नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा निर्मित किया गया है और यह पोर्टल के साथ साथ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित एक एंड्रॉयड ऐप भी है। और इसका उद्देश्य भूमि उपयोग नियोजन के साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी का प्रसार करना भी है। अब यह पोर्टल या ऐप हमें मिट्टी, जमीन के प्राकृतिक रूपों, वर्षा, तापमान, फसल वृद्धि अवधि और सिंचाई की स्थिति पर आधारित क्षेत्र या क्षेत्र विशेष की दृष्टि से अनुकूल लाभकारी फसलों और फसल क्रम की जानकारी प्रदान करता है। अब जब ये सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं तो इसका एडवांटेज यह है कि देश के सीमित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा और बेहतर फसलों के अतिरेक प्रयासों और दोहरावों को खत्म किया जा सकेगा तथा मानकों को तथा श्रम योग्य प्रोटोकॉल्स को भी लागू किया जा सकेगा। तो ये सारी जानकारी थी भूमि जियो पोर्टल के बारे में। बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा अभियान की। तो इस अभियान में जैविक या प्राकृतिक कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या संधारणी कृषि के क्षेत्र में व्यावसायिक सहायता देने की बात कही गई है और इसी के माध्यम से कुशल मानव संसाधन के विकास की बात की जाती है। और कृषि शिक्षा के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की बात की गई है और यह योजना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा 2016 में प्रारंभ की गई है। इसके तहत उन किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो उन्नत भारत अभियान से प्रशिक्षण ले चुके हैं और पहले से ही प्राकृतिक कृषि के जानकार हैं। तो ये सारी बातें थीं उन्नत कृषि शिक्षा अभियान के बारे में। अब अगली योजना है एकीकृत पैकेज बीमा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, छात्र सुरक्षा योजना और व्यक्तिगत पेशागत परिसंपत्तियों पर बीमा को शामिल किया गया है। इस योजना में भू स्वामित्व अधिकारों और उपजाई गई फसलों के आधार पर फसल बीमा प्रदान किया जाता है, जिसमें 1 वर्षीय बीमा का प्रावधान है। अब हमारी अगली योजना है एग्री उड़ान योजना, जिसे ICAR के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर चला रहा है। और इस योजना में युवाओं के सुदृढ़ मार्गदर्शन, उनके प्रशिक्षण, उद्योग नेटवर्किंग और निवेशकों को सहयोग देकर खाद्य एवं कृषि व्यवसाय का उन्नयन करने की बात की गई है। तो ये थी एग्री उड़ान। अब इसके बाद बात करते हैं मेरा गांव मेरा गौरव योजना की। इसके अंतर्गत इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक साथ मिलकर काम करते हैं और इसके अंतर्गत 4 बहुविषय वैज्ञानिकों का समूह गठित किया जाता है। हर समूह को 100 किलोमीटर के अंदर 5 गाँवों को गोद लेना होता है और इन गांवों में किसानों को तकनीकी और संबंधित पहलुओं की जानकारी देने की बात की जाती है ताकि उन क्षेत्रों का आधुनिक तौर पर विकास सुनिश्चित किया जा सके।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेघदूत ऐप की। तो इस ऐप को प्रारंभ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिलकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था और इसे विकसित करने का श्रेय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी इनके विशेषज्ञों को जाता है। और इस ऐप में टेम्परेचर, वर्षा, ह्यूमिडिटी, वायु की गति और वायु की दिशा की जानकारी होती है, जो किसानों को उनकी स्थानीय भाषाओं में कृषिगत क्षेत्रों के लिए मौसम आधारित कृषि परामर्श देता है। इस ऐप में इंफॉर्मेशन को सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और शुक्रवार को अपडेट किया जाता है, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी बातें थी मेघदूत ऐप। अब अगला हमारा प्रोग्राम है ज़ीरो हंगर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वय के द्वारा पारस्परिक और बहुपक्षीय कुपोषण का समाधान करना होता है। अब अगले ऐप की बात करते हैं, तो वह है हॉर्टीनेट फार्मर कनेक्ट ऐप। तो इस ऐप को बनाया है अपेडा ने, जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यह जो हॉर्टीनेट ऐप है, यह खोज में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली है जो किसानों को डायरेक्ट एक्सपोर्टर से जोड़ता है। इसमें कंज्यूमर और एक्सपोर्टर्स को एक दूसरे की डिटेल्ड जानकारी दी जाती है। अब इस ऐप को बनाने वाली संस्था एपेडा के बारे में जान लें, तो एपेडा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी, जो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक्ट के द्वारा बनाया गया था। मतलब यह एक सांविधिक निकाय है जो निर्यात, संवर्धन और विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब जल्दी से फार्मर्स फर्स्ट इनिशिएटिव के बारे में भी जान लें, तो इसके अंतर्गत फार्म्स, रिसोर्सेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अधिक बल दिया जाता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल उद्यमशील गतिविधियां जो हैं उन्हें चिन्हित और एकीकृत भी किया जाता है। इसमें ICAR के अंतर्गत समृद्ध किसान वैज्ञानिक इंटरफेस, प्रौद्योगिकी संयोजन आवेदन और प्रतिक्रिया, साझेदारी और संस्थागत भवन तथा सामग्री का एकत्रण आ जाते हैं। तो ये सारी बातें थी फार्मर्स फर्स्ट इनिशिएटिव की। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी की, जिसे ई-रकम पोर्टल भी कहा जाता है। ये एक तरह का नीलामी मंच है। इसमें किसानों को उचित मूल्य दिलाने और उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए उनके साथ सीधा संपर्क बिठाया जाता है और इस प्रक्रिया में उन्हें उपज को मंडी तक लाने की भी ज़रूरत नहीं होती। और यह पहल MSTC लिमिटेड तथा सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी की संयुक्त पहल है और इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य डायरेक्ट उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र करके प्रदान किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं ई कृषि संवाद की। तो यह भी एक ऑनलाइन इंटरफेस है जिसमें किसान और अन्य हितधारकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ICAR से प्रत्यक्ष संपर्क कराया जाता है, ताकि विशेषज्ञों से निदान और शीघ्र उपचार के सुझाव प्राप्त कर सकें वे। और किसान ये सारे सुझाव SMS और वेब दोनों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। और सुझाव प्राप्त करने के लिए वह रोगग्रस्त फसलों, जानवरों और मछलियों की फ़ोटो भी अपलोड कर सकता है। तो ये सारी बातें थी ई कृषि संवाद की। अब आगे बात करते हैं एग मार्क नेट पोर्टल की। इसे कृषि बाजार सूचना नेटवर्क भी कहा जाता है, जो देश भर में विस्तृत कृषि उपज मंडियों में वस्तुओं की दैनिक पहुंच और कीमतों की वेब आधारित सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। मतलब विभिन्न कृषि मंडियों में कितनी वस्तुएं पहुंच रही हैं, उनकी कीमतें क्या हैं, ये सारी सूचनाएं इस एग मार्क नेट पोर्टल में होती हैं। और इन सब सूचनाओं का फ़ायदा किसानों को, उद्योगपतियों को, नीति निर्माताओं को और शैक्षणिक संस्थानों को होता है। तो ये थे सारे डिटेल्स एग मार्क नेट पोर्टल के। अब आगे बात करते हैं एक्सेलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम की। तो यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ICAR तथा राज्यों के कृषि आयुक्तों या निदेशकों के साथ मिलकर कार्य करता है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 प्रमुख दलहन फसलों के लिए पोषक तत्वों और केंद्रित संशोधित प्रौद्योगिकी व कार्य प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है। और ये 5 प्रमुख दलहन फसलें हैं बंगाल ग्राम,
ब्लैक ग्राम या उड़द बीन, रेड ग्राम या अरहर, ग्रीन ग्राम या मूंग और लेंटिल या मसूर। तो ये थी एक्सेलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम की सारी डिटेलिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब हरित क्रांति से संबंधित योजनाओं की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कृषिोन्नति योजना से। तो यह 2016-17 से लागू केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला स्कीम है। मतलब इसके अंतर्गत 11 योजनाएं या मिशन कार्य कर रहे हैं और ये मिशन है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन के साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय संधारणी कृषि मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज और पौधरोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, पौध संरचना एवं पौध संगरोधक से संबंधित उप मिशन, कृषि संगणना अर्थव्यवस्थाएं और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना और राष्ट्रीय ई शासन योजना। तो ये 11 योजनाएं कृषिोन्नति योजना के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब अगली योजना की बात करते हैं, जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो NFSM एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसे 2007 में प्रारंभ किया गया था और इस योजना का उद्देश्य चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और नकदी फसलों के उत्पादन में संधारणीय रूप से वृद्धि करना है और मृदा की उर्वरता और उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि करनी है। अब इस योजना में अपडेट यूँ है कि अब तक यह योजना 6 घटकों के साथ कार्य कर रही थी, लेकिन 2018-19 और 2019-20 से राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन तथा बीज ग्राम कार्यक्रम को इस योजना से जोड़ दिया गया। अब यह योजना 8 घटकों के साथ काम कर रही है, जिसके अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज जैसे मक्का, जौ, पोषक खाद्यान्नों पर उप मिशन और वाणिज्यिक फसलों जैसे घटकों के साथ साथ NFSM तिलहन और पाम ऑयल तथा NFSM 20 ग्राम कार्यक्रम, ये 2 अन्य कार्यक्रम भी इस योजना में शामिल हो जाते हैं। अब तो ये सारी बातें थी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की। अब आगे बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। तो यह मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत 8 मिशन जो चल रहे हैं उनमें से एक है, जिसका उद्देश्य कृषि को अधिक संधारणीय, उत्पादक, लाभकारी और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना है। इस मिशन के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास, वाटर मैनेजमेंट ऑन फार्म्स जो PM कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत आता है, फिर सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग, कृषि वानिकी पर उप मिशन और राष्ट्रीय बांस मिशन। तो इन सभी घटकों पर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कार्य करता है। और साथ ही उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन भी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में जैविक उत्पादन का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। और इस मिशन के अंतर्गत ही संधारणीय विकास पद्धतियों को अपनाकर जल उपयोग दक्षता, पोषक तत्व प्रबंधन और आजीविका विविधीकरण के प्रमुख आयामों को प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में और कंप्लीट करते हैं इस पूरे टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।